योर चैनल अभिव्यक्ति पीसेस। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी क्रॉनिकल समसामयिकी मैगजीन की। ठीक है, इसमें मंथली करंट अफेयर आपको करवाए जा रहे थे। इससे पहले नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी के करंट अफेयर आपको करा दिए गए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। और ये वाला वीडियो जो है आपका जनवरी से फरवरी के बीच का करंट अफेयर कंप्लीट करेगा। और इसमें पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 तक इसमें जितने क्वेश्चन आ पाए हैं वो इसमें कराए जाएंगे। और इस करंट अफेयर में एक मेन चीज़ आपको समझने वाली ये है कि नॉर्मली आपको आंसर जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसमें जो है जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी बैकग्राउंड में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, है ना, उसको भी डिस्कस किया गया है। और उस आंसर को लेकर के भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें दी गई है, ताकि इससे रिलेटेड और भी कोई अगर क्वेश्चन बनता है रेफरेंस से, तो आपको जो बैकग्राउंड में चीज़ें बताई गई हैं और जो आंसर की इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको रिलेट करके आंसर तक पहुंच सके। ठीक, आप एलिमिनेट कर सकें या उस आंसर से या उस बैकग्राउंड से आप चीज़ों को निकाल सकें और भी आंसर उसके कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपको जो एनालिसिस है बेसिकली, ठीक है, उसका आपको फ़ायदा होगा देखने से। ठीक, तो आप इसको 2 से 3 बार देख करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे, ये आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से फरवरी के बीच का करंट अफेयर। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th कहाँ आयोजित हुआ। तो शांति प्रयास 4th ये कहाँ पे आयोजित है? न्यूयॉर्क, काठमांडू, कोच्चि या पणजी। ठीक, तो आप जानते हैं कि इस तरह के भाई कई क्वेश्चंस आते रहते हैं कि युद्ध अभ्यास का या तो प्लेस पूछ लिया जाएगा या तो कहाँ मतलब कब हुआ या किन राष्ट्रों के मध्य हुआ, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। तो ये वाला जो अभ्यास है ये काठमांडू में हुआ। ठीक, तो चूंकि काठमांडू में बहुत ज़्यादा इस तरह के सैन्य अभ्यास नहीं होते हैं तो इसको ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, शांति प्रयास युद्ध अभ्यास की बात करें तो चूंकि ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है यानी कि कई देश सम्मिलित होंगे, तो इसमें टोटल 19 देश शामिल थे इसमें। ठीक, और आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ था बेसिकली? तो ये हुआ था नेपाल सेना के साथ, ठीक है, और यूएस इंडो पैसिफिक जो कमांड है यूएस की। आप जानते हैं कि जो यूएसए है उसकी कई कमांड हैं पूरे विश्व में सेना के। तो जो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है उसकी सेना के द्वारा नेपाल की सेना के मध्य ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ और जिसमें 19 देश शामिल थे। तो ये कहाँ पे हुआ है? काठमांडू में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कि 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक। तो ये 7वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? टोक्यो, मुंबई, होक्काइडो या नई दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक आयोजित हुई। अब एक्ट ईस्ट फोरम क्या है? तो आप जानते हैं भारतीय विदेश नीति में जो पूर्वी जो देश हैं भारत के, ठीक है, पूर्वी दिशा के, तो उसमें विदेश नीति के ही अंतर्गत एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आपने एक सुनी होगी लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। 2 पॉलिसी के तहत जो संबंधों को देखा जाता है, या बेसिकली अगर ये कहें कि इन 2 नीति के माध्यम से विदेश नीति संचालित की जाती है, इनको ध्यान में रख करके, है ना, ये आप ज़्यादा बेटर तरीके से कह सकते हैं। तो एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी एक ये है और एक ये है। तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो आपकी कब शुरू हुई थी? 1991 में। ठीक, एलपीजी के दौर में। एलपीजी आप जानते ही हैं, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, जब वैश्वीकरण अभियान खोल दिया गया था भारत के बाज़ार को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ, तो उस वक्त लुक ईस्ट पॉलिसी को जो है भारतीय विदेश नीति में सामने रखा गया था ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। ठीक, और वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो 2014 में मोदी गवर्नमेंट जब आई है तो उन्होंने ये शुरू की है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो बेसिक अंतर क्या है? तो बेसिक अंतर आप इस तरह समझ लीजिए कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो किस लिए थी? पूर्वी जो देश थे उनके साथ आर्थिक सहयोग को लेकर के थी, है ना, आर्थिक सहयोग को लेकर के ये पॉलिसी शुरू की गई थी। और वहीं अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो इसमें आर्थिक सहयोग भी था, है ना, रणनीतिक सहयोग की भी बात हुई और सुरक्षा दृष्टिकोण को भी देखा गया। तो इन पूरे तीनों दृष्टिकोण को सम्मिलित करके ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई, है ना। तो ये लुक ईस्ट जो है एक्ट ईस्ट की बात है, एक 1991 की है और एक 2014 के टाइम की है ना। तो भारतीय विदेश नीति में ये हैं कुछ चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, UN यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि हेल्थ की बात है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपका दिमाग बी की तरफ जाएगा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, और यही सही भी है, यही सही भी है। तो जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है ये सबसे पहले कहाँ पर जो है प्रस्तावित किया गया था? तो आप जानते हैं G20 का सम्मेलन भारत में जब हो रहा था उन दौरान गुजरात में एक जो है बैठक हुई थी सारे स्वास्थ्य मंत्रियों की हेल्थ को लेकर के,
है ना, एक बैठक हुई थी G20 की, तो उसमें सबसे पहले भारत ने ये प्रस्ताव किया था, किसका, GIDH का। उसी प्रस्ताव के ही तहत फरवरी जो है 2024 में WHO द्वारा इस जो है पहल को लॉन्च किया गया, है ना। तो ये बैकग्राउंड ये है इसका, तो ये बेसिकली भारत की ही पहल थी, ठीक। तो WHO ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना। तो पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम, ठीक। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य बना है उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसमें 100% जो है उपलब्धता हो गई है किसकी, जल की, ठीक। अब जल जीवन मिशन की बात अगर हम करें तो ये कब शुरू हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कभी कभी जो है मिलान में पूछ लेते हैं इस तरह के प्रश्न कि कब शुरू हुआ था, एक बार पूछा भी हुआ है शायद जल जीवन मिशन को, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित हुई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भारत और लाओस, ठीक है। तो आसियान और भारत की ये जो है एक बैठक थी समझौते की, तो ये कहाँ हुई है, भारत में हुई है ये बैठक, ठीक। अब आसियान देशों को आप जानते ही हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है आसियान, ठीक। और 10 देशों का संगठन है, बेसिकली भारत इसमें नहीं शामिल है, अलग से भारत के साथ इसके रिलेशन कब बने हैं, 1995 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आसियान कब बना है, तो 1967 में आसियान का गठन हुआ था, 10 देश इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये आप नॉलेज के लिए अपने पास रखिए। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू की। इसमें बेसिकली क्या होता था, क्या होगा कि जो जलवायु परिवर्तन आपका हो रहा है और या जलवायु संरक्षण को लेकर के जितने भी शोध होंगे उसके लिए छात्रों को 2 साल तक जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड था इस छात्रवृत्ति योजना का। तो कहाँ पर ये हुई है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 7वां देख लेते हैं क्वेश्चन, 1000 वर्षों से मनाया जा रहा है सोमन सेई उत्सव का समापन कर दिया गया, यह उत्सव किस देश से संबंधित था। तो सोमन सेई उत्सव, कभी कभी सुमन साई उत्सव के बारे में या इस तरह के उत्सव के बारे में भी पूछ लेते हैं, किस राज्य या किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया में से। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान में ये बहुत पुराना 1000 वर्षों का उत्सव था जिसको अब समाप्त कर दिया गया है या इसका समापन कर दिया गया है। तो ये बेसिकली ऐसा उत्सव था, पुरुषों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाने वाला उत्सव था, क्योंकि जापान में जो जनसंख्या है ज़्यादातर बुजुर्ग जनसंख्या अधिक है और इस तरह के उत्सव में जान जाने की भी संभावना होती थी या एक बड़ा आयोजन करना होता था, और जो कि वहाँ की पुरुष जनसंख्या या बुजुर्ग जनसंख्या को देखते हुए ठीक नहीं था, तो उन्होंने ये बंद करने का फैसला लिया है। इस तरह से है कुछ। तो आप सुमन साई उत्सव केवल ध्यान रखिए कि अगर पूछ लेगा तो कहाँ पे है, ये जापान में है। 8वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये बाल नगर में ये हुआ है। और बाल अनुकूल से मतलब यह है कि इस पुलिस स्टेशन में जो भी लोग आएंगे उनके बाल बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था होती है खेलने या पेंटिंग्स वगैरह, ताकि वो उस जेल या स्टेशन के माहौल से जो है बच सके, ठीक। इस तरह से कुछ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है देखना है। तो ये हुई है वाशिंगटन DC में। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड ये क्या है, ये एक फंड है बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जितना भी निवेश होगा उसको जो है लाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। और ये बेसिकली 2023 में ही इसे लॉन्च किया गया है पहली बार, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। डिजिटल डिटॉक्स, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ ये सहयोग से एक ये पहल की घोषणा की है। तो डिजिटल डिटॉक्स से मतलब ये है कि आजकल आप जान ही रहे हैं कि भारत में गेमिंग बाज़ार बहुत ही ज़्यादा ही फल फूल रहा है, ठीक है। तो इसका लगभग जो है $2.8 बिलियन का जो है भारत में जो है बाज़ार भी है ना, और ये बढ़ ही रहा है लगातार। इस बाज़ार के साथ साथ बच्चों में इसकी एडिक्शन भी बढ़ रही है ना। बच्चों का पूरा टाइम स्क्रीन के सामने रहना और इस तरह की जो हैबिट्स होती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने इस पहल को AIDGF के साथ लॉन्च किया है।
तो इसमें ये होगा कि कर्नाटक सरकार जो है पूरे राज्य में कई जगहों पर, है ना, पूरे ही राज्य में इस तरह के डिजिटल डिटॉक्स सेंटर बनाएगी और उसमें जो है बच्चों के या बेसिकली बच्चों के ही स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए सुझाव और इस तरह के एक सुधार गृह के रूप में आप मान के चल सकते हैं कि गाइड किया जाएगा। तो इस तरह से ये किया गई एक पहल है बेसिकली, है ना। तो कहाँ पे बेसिकली हुई है, ये हुई है कर्नाटक में, ठीक है। तो डिजिटल डिटॉक्स आप याद रखिएगा और मेंस में भी आप इसको डिजिटल डिटॉक्स जैसे टर्म को यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि ये जो बढ़ता गेमिंग बाजार से रिलेटेड जो आजकल की नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स टर्म को, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटेड राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक। तो इसका सम्मेलन एक हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या नई दिल्ली। तो इसका सम्मेलन हुआ है हाल ही में नई दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ। और राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी की जहाँ तक बात है भारत में, तो ये कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। तो किसी भी तरह के जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो जब किसी तरह की कुछ मेडिसिन के माध्यम से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेडिसिन जो है बैन है, ठीक है, एस्टेरॉइड की बात बेसिकली मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह के एस्टेरॉइड को लेने से रोकने के लिए और एक फेयर कंपटीशन जो है प्रोवाइड करने के लिए जितने भी एथलीट हैं उनके समक्ष ये जो है एक डोपिंग रोधी एजेंसी बनाई गई थी और उसी का एक ये इनिशिएटिव वाला सम्मेलन है, ठीक। तो बेसिकली कहाँ हुई थी ये बैठक, तो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी के कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है। कोटरवाई मूर्तिकला, तो आपके सामने ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, ठीक। तो कहाँ पर ये खोज हुई है देख लेते हैं, तमिलनाडु में, ठीक। तो ये जो कोटरवाई मूर्तिकला है इसकी जो है हाल ही में खोज की गई है और ये मूर्तिकला बेसिकली अगर आपसे पूछे कि किस राजवंश से संबंधित है, चूँकि 8वीं शताब्दी की बात है तो पल्लव राजवंश से संबंधित ये मूर्तिकला है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ या जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आदि देवी पार्वती से रिलेटेड मूर्ति है, ठीक, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में कोटरवाई मूर्तिकला। नेक्स्ट दे रखा है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए IOCL, टाटा पावर, BPCL या अडानी ग्रीन। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है, BPCL के साथ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है। किसने, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये पहले या दूसरे नाम से भी, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है एर्नाकुलम एयरपोर्ट। तो अगर एर्नाकुलम भी है तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही बात हो रही है। और यह पहला ऐसा एयरपोर्ट था भारत में जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बना था। कुछ समय पहले की जो है ये करंट अफेयर था, ठीक, कुछ साल पहले का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, ठीक। तो ये पहल कृषि मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग या वित्त आयोग, ठीक। तो कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा की बात है तो वित्त आयोग को तो आप हटा सकते हैं वैसे भी, ठीक। हालांकि कभी कभी इस तरह से जो एकदम से अलग आंसर होते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे अगर देखें तो या तो कृषि मंत्रालय है ना, या तो नीति आयोग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी कर सकता है, लेकिन यहाँ आंसर जो है क्या है, नीति आयोग है, ठीक है। तो नीति आयोग की ये पहल है क्या, कि कृषि वानिकी के साथ साथ बंजर भूमि को भी हरा भरा और बहाल करने का एक ग्रो नाम से पहल शुरू की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक प्राइज किस देश को प्रदान किया गया। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे आयोजित हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो गोवटेक प्राइज़ मिला ना, गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिला है किसको, भारत को, ठीक। तो AI के जो है क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत को मिला है ये पुरस्कार, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि महामारी रोग अधिनियम 1897 एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई, ठीक। तो यानी कि जो महामारी रोग अधिनियम 1897 था जो कोविड के दौर में भी काफ़ी चर्चा में रहा, उसकी समीक्षा की गई। तो किस आयोग के द्वारा इसकी समीक्षा की गई ये बेसिकली पूछा है। तो वित्त आयोग है, विधि आयोग है, नीति आयोग है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा विधि आयोग।
विधि आयोग ने हाल ही में इसकी समीक्षा की और ये बताया कि इसमें जो कानून है, जो प्रावधान है, उसमें अब नए बदलाव की आवश्यकता है, जिन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये विधि आयोग ने इसकी समीक्षा की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनांगीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो FMR को खत्म करने का निर्णय लिया गया है किस देश के साथ? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार देश के साथ भारत ने फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। फ्री मूवमेंट रिजीम होती क्या है बेसिकली? फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर है, ठीक है, तो जो बॉर्डर के इस तरफ के राज्य के जो लोग हैं और जो उस तरफ के हैं कंट्री का जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा के फ्री मूवमेंट कर सकते हैं वो। ठीक है, दोनों देशों के लोग, जैसे कि अगर कोई व्यापार से संबंधित है या कोई इस तरह से किसी भी तरह के मूवमेंट को लेकर के फ्री वीज़ा मूवमेंट हो सकता था, तो उसको इन्होंने, भारत ने म्यांमार के साथ इस वक्त ख़त्म कर दिया। किस लिए? जनांगीय संरचना को कायम रखने के लिए। और ये जो फ्री मूवमेंट पहल थी, ये जो शुरू की गई थी, ये एक्ट ईस्ट नीति के तहत 2018 में शुरू की गई थी, जिसे अभी बंद की गई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कब शुरू की गई थी, तो 2018 है। और किस देश के साथ ख़त्म किया गया? तो म्यांमार के साथ। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संस्थान का स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, ठीक है, पुरस्कार ये दिया गया है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान या अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, नीमहंस। ठीक, इसको जो है बेसिकली ये अवार्ड मिला है और ये अवस्थित कहाँ पे है? तो ये बेंगलोर में। ठीक, हेडक्वार्टर इसका। तो कभी कभी लोकेशन के हेडक्वार्टर्स को भी मैच करने में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बेंगलोर में है ये। तो दोस्तों ये आपके जो है लगभग 18 क्वेश्चंस इसमें करवाए गए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए सारे जो है क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और आप इसको रिवीजन करिए और मल्टीपल टाइम आप इसको देख करके रिवीजन कर सकते हैं। और ये जनवरी से 25 फरवरी के बीच का जो है करंट अफेयर है और इससे पहले 2 महीने के करंट अफेयर हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साल भर का जितना भी करंट होगा ये कोशिश की जाएगी आपको इस MCQs के माध्यम से करवाया जाए और लगभग सितंबर तक आपको जो है ये MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए फुल मोड में। और जो इसके जो बेसिक जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारियाँ जो इसमें मिल रही हैं, उनसे भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उससे भी आपको फ़ायदा है, आप इस पर बढ़ा करके आराम से इसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।